अगर आप ट्रेडिंग में बार बार हारते हैं, हर नई स्ट्रेटजी कुछ दिन चलती है, फिर फेल हो जाती है और आप सोचते हैं कि शायद ये गेम आपके बस का नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। ये एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी है, जहां आप जानेंगे कि एक आम इंसान कैसे बनता है एक सिस्टमैटिक ट्रेडर। हर चैप्टर में एक कहानी है राहुल की, जो गलती करता है, गिरता है और फिर उठकर सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे शायद आप कर रहे हैं। और हर कहानी के साथ आपको मिलेगी एक स्ट्रेटेजी जो आपको बताएगी सिर्फ क्या करना है, नहीं बल्कि क्यों, कैसे और कब करना है। लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक क्राफ्ट मानते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट आपको हराए नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो वीडियो हो जो आपके ट्रेडिंग लाइफ की दिशा बदल दे। चैप्टर 1। शुरुआत एक सोच से होती है। जब राहुल ने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, राहुल एक 28 साल का आम लड़का था। नौकरी करता था, महीने की पगार ठीक ठाक थी, लेकिन मन में एक ख्वाब पल रहा था। जल्दी पैसा बनाना है, जिंदगी बदलनी है। एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। शेयर मार्केट से लाखों कमाओ, वो भी घर बैठे। राहुल के दिल में घंटी बजी, बस यही तो चाहिए था। अगले ही दिन राहुल ने एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया, अकाउंट बनाया और 5,000 रुपये डाल दिए। स्टॉक्स के नाम सुने थे, रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, और कुछ वीडियो देखकर उसने पहला ट्रेड मार दिया। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर हरा रंग चमका, प्लस आर्स 200 मुनाफा। राहुल खुशी से उछल पड़ा, अरे ये तो मजा आ गया। लेकिन अगले हफ्ते जैसे ही उसने फिर ट्रेड किया, इस बार स्क्रीन पर लाल रंग चिल्ला रहा था, आर्स 800 घाटा। राहुल हैरान था, क्या गलती हो गई, ये मार्केट तो बड़ा धोखेबाज है। एक बूढ़ा जो कुछ अलग सोचता था, राहुल का एक दूर का मामा था, विजय मामा, जो सालों से ट्रेडिंग कर रहा था। राहुल ने एक दिन फोन उठाया और मामा से बात की। राहुल, मामा, आप तो ट्रेडिंग करते हो ना, बताओ क्या करना चाहिए। विजय मामा हंसते हुए बोले, राहुल बेटा, सबसे पहले यह समझो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग दुनिया है। राहुल, मतलब? इन्वेस्टिंग बनाम ट्रेडिंग, सोच का फर्क। विजय मामा समझाने लगे, देखो राहुल, इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी कंपनी में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना, जैसे तुम किसी बिजनेस में पार्टनर बनते हो और सालों तक उसका फायदा उठाते हो। वहीं ट्रेडिंग मतलब है छोटे समय में प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना, कभी कुछ मिनटों के लिए, कभी कुछ घंटों या दिनों के लिए। राहुल, तो क्या ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता? मामा, बिल्कुल बनता है, लेकिन सोच प्रोफेशनल होनी चाहिए। तुमने जैसे ही बिना सोचे 5,000 रुपये लगाकर ट्रेड किया, वो जुआ था। लेकिन अगर तुम सिस्टम से चलो, रिस्क को समझो और खुद को कंट्रोल करो, तभी तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच कैसी होती है? वैन, प्रोफेशनल कभी सचिन तेंदुलकर बनने नहीं सोचता। हर बॉल पर चौका मारकर वो हर ट्रेड को एक प्लान के साथ लेता है। लॉस भी आए तो घबराता नहीं, क्योंकि उसने पहले ही तय किया होता है कितना खो सकता है। 2, वो ट्रेडिंग को पैसे कमाने का सिस्टम मानता है, न कि एक तुक्का लगाने का खेल। जैसे बिजनेस में इन्वेंटरी, लागत और मुनाफा होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी रिस्क, रिवॉर्ड और एज होता है। 3, वो खुद को जानता है, मैं कब डरता हूं, कब लालची हो जाता हूं, कब ओवर ट्रेड करता हूं। ये सब चीजें एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, और इन्हें जानना ही पहला कदम है। राहुल की आंखें खुलती हैं। राहुल पहली बार समझ पाया कि अब तक जो वो कर रहा था वो ट्रेडिंग नहीं थी, बस भाग्य आजमाना था। उसे ये भी समझ आया कि ट्रेडिंग में सीखना, अभ्यास करना और धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर बनने में होता है। राहुल ने अब क्या किया? उसने यूट्यूब बंद किया और एक किताब खोली, द बिग बुक ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। उसने पहला रूल सीखा, हर ट्रेड से पहले रिस्क पता होना चाहिए। दूसरा रूल, सिर्फ उसी स्ट्रेटजी से ट्रेड करो जो टेस्ट की हुई हो। तीसरा रूल, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो ताकि अपनी गलतियों से सीख सको। राहुल ने एक जर्नल बनाना शुरू किया। हर ट्रेड में वो लिखता,
क्यों एंट्री ली? क्या स्ट्रैटेजी थी? कितना रिस्क था? और क्या फीलिंग आ रही थी उस वक्त? धीरे धीरे राहुल को समझ में आने लगा कि सच्चा पैसा मार्केट से नहीं, खुद को सुधारने से आता है। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली? 1. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क समझो। दोनों में टाइम फ्रेम, सोच और प्लान बिल्कुल अलग होता है। 2. बिना सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट के किया गया ट्रेड जुआ है। 3. एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंडसेट होता है। वो डर, लालच, जल्दबाजी से ऊपर उठ चुका होता है। 4. ट्रेडिंग में लॉस कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना लॉजिक और सिस्टम के ट्रेड करना सबसे बड़ा पाप है। चैप्टर 2, मूविंग एवरेज। जब राहुल ने पहली असली स्ट्रैटेजी सीखी, राहुल अब पहले जैसा नहीं था। अब वो हर सुबह मार्केट खुलने से पहले ट्रेडिंग जर्नल उठाता, कल के ट्रेड्स पढ़ता और खुद से पूछता, मैंने कल क्या सीखा? वो अब यूट्यूब के टिप्स से दूर रह रहा था। उसकी एक नई आदत बन चुकी थी, पढ़ना। और आज वो पढ़ रहा था एक चैप्टर जिसका नाम था मूविंग एवरेजेस, एक सिंपल लेकिन दमदार ट्रेडिंग सिस्टम। एक दोपहर की बात, राहुल की मुलाकात एक पुराने ट्रेडर से हुई। नाम था अरुण सर। 20 साल का अनुभव था उनके पास। अरुण सर बोले, राहुल, मार्केट में बहुत शोर होता है। तुम्हारा काम है उस शोर से सच्चाई को अलग करना, और इसके लिए एक आसान टूल है, मूविंग एवरेज। राहुल, सर, ये मूविंग एवरेज क्या होता है? अरुण सर मुस्कुराए, चाय पीते हुए समझाता हूं, सुन। मूविंग एवरेज क्या है? कहानी के अंदाज में समझो, सोचो। तुम्हारा एक दोस्त है जो हर दिन R100 बचाता है। अब अगर तुम पिछले 5 दिन का एवरेज निकालो तो तुम जान पाओगे कि वो कितने कंसिस्टेंट तरीके से सेव कर रहा है। ठीक वैसे ही मूविंग एवरेज किसी स्टॉक के पिछले दिनों के प्राइस का एवरेज होता है, और ये हमें बताता है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। तो मेन टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। 1. सिंपल मूविंग एवरेज, SMA। उदाहरण, 20 दिन का SMA, मतलब पिछले 20 दिनों के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। 2. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। EMA थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है क्योंकि ये हाल के प्राइस को ज्यादा वजन देता है। अरुण सर बोले, डे ट्रेडर्स आमतौर पर EMA यूज करते हैं और स्विंग ट्रेडर्स SMA। मूविंग एवरेजेस का असली जादू, जब 2 लाइनें मिलती हैं। अब अरुण सर ने एक चार्ट खोला और राहुल को दिखाया। देखो, ये 50 EMA और 200 EMA है। जब 50 EMA ऊपर से नीचे की तरफ 200 EMA को क्रॉस करता है, इसे कहते हैं डेथ क्रॉस, यानी डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। और जब 50 EMA नीचे से ऊपर की तरफ 200 EMA को क्रॉस करता है, उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस, यानी अप ट्रेंड की शुरुआत। राहुल, मतलब ये 2 लाइनें मुझे बता सकती हैं कि कब खरीदना और कब बेचना है? सर, बिल्कुल। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, राहुल की पहली स्ट्रैटेजी। अरुण सर ने राहुल को एक सिंपल नियम दिया, बाय रूल। जब 20 EMA 50 EMA के ऊपर हो और प्राइस इन दोनों के ऊपर हो तो ट्रेंड अप है, एंट्री लो। सेल रूल, जब 20 EMA नीचे आ जाए और प्राइस इनसे नीचे हो, एग्जिट कर दो। स्टॉप लॉस, आखिरी स्विंग लो के नीचे। राहुल ने पूछा, क्या यह हर बार काम करेगा? सर बोले, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका फायदा यह है कि जब यह काम करता है तब बड़ा मुनाफा देता है, और जब नहीं करता तो छोटा नुकसान। राहुल ने इसे बैक टेस्ट किया। राहुल ने इस स्ट्रैटेजी को 6 महीने पुराने डेटा पर टेस्ट किया। उसने देखा कि कुछ ट्रेंड्स में ये स्ट्रैटेजी शानदार काम कर रही थी। RS 5000 का ट्रेड RS 10,000 तक गया, लेकिन कुछ में वह फंस गया, छोटे छोटे लॉसेस। फिर भी कुल मिलाकर उसका बैलेंस मुनाफे में था। राहुल ने अपनी जर्नल में लिखा, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक गेम है, कंसिस्टेंसी प्लस रिस्क कंट्रोल का। इस चैप्टर से क्या सीख मिली? 1. मूविंग एवरेजेस एक आसान लेकिन भरोसेमंद टूल हैं जो हमें ट्रेंड और एंट्री एग्जिट का सिग्नल देते हैं। 2. कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, लेकिन अगर रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा हो तो आप जीत सकते हो। 3. बैक टेस्टिंग जरूरी है, बिना टेस्ट किए स्ट्रैटेजी पर भरोसा मत करो। चोर, एक सिंपल सिस्टम भी कमाल कर सकता है, बशर्ते आप उस पर टिके रहो। स्टोरी का एंड या नया चैप्टर। राहुल अब ट्रेंड्स को पहचान सकता था। वो समझ चुका था कि मार्केट को हराने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। अब उसका अगला सवाल था, अगर मार्केट रेंज में हो, ना ऊपर जाए ना नीचे,
तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जब मार्केट सौकर उठता है। चैप्टर 3, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जब मार्केट नींद से जागता है सर, ये मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी ट्रेंड में तो बढ़िया काम करती है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो तो? राहुल का ये सवाल अब उसके नए गुरु अरुण सर के सामने था। अरुण सर मुस्कुराए। बिल्कुल सही सवाल किया राहुल। ट्रेडर वही असली होता है जो समझता है कि मार्केट हर दिन ट्रेंड में नहीं होता। कई बार ये बस सोया रहता है और फिर अचानक जागता है, और जब जागता है तो दौड़ता है। राहुल की आंखों में चमक थी। सर, ये कैसे पकड़ते हैं? अरुण सर, इसका नाम है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। चल, कहानी से समझाता हूं। जब शेर लंबी नींद से जागता है, एक जंगल में एक शेर कई दिनों से चुपचाप अपने गुफा में आराम कर रहा था। न शिकार कर रहा था, न दहाड़ रहा था। सब जानवर सोचने लगे, लगता है अब ये कमजोर हो गया है। लेकिन एक दिन अचानक वो गुफा से निकला और पूरे जंगल में उसका आतंक छा गया। बस बेटा, मार्केट भी वैसा ही होता है। जब लंबे समय तक प्राइस एक दायरे, रेंज में चलता है और फिर उस दायरे को तोड़ता है, तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है? जब कोई स्टॉक या इंडेक्स कुछ दिनों या हफ्तों तक एक सीमित दायरे में रहता है, यानी न ज्यादा ऊपर जाता है न नीचे, तो वो कंसोलिडेशन में होता है। फिर अचानक जब वो ऊपर या नीचे इस दायरे को तोड़ देता है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो समझ लो कि अब एक नई चाल शुरू होने वाली है। राहुल को मिली अपनी अगली स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी नेम रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स दोनों के लिए। स्टेप 1, रेंज को पहचानो। कोई ऐसा स्टॉक देखो जो पिछले 7-10 दिनों से एक ही रेंज में घूम रहा हो। उदाहरण, RS 5198 से RS 205 के बीच। स्टेप 2, ब्रेकआउट लेवल को नोट करो। अगर स्टॉक RS 205 के ऊपर बंद होता है तो वो ब्रेकआउट है। अगर RS 1998 के नीचे गिरता है तो वो ब्रेकडाउन है। स्टेप 3, वॉल्यूम देखो। ब्रेकआउट तभी मजबूत होता है जब वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट पर कभी भरोसा मत करो, वो झांसा हो सकता है। स्टेप 4, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। एंट्री, ब्रेकआउट वाले दिन के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट से पहले की रेंज का लो। टारगेट, ब्रेकआउट रेंज का जितना हाई लो का अंतर था उतना ही प्रोजेक्ट करो। उदाहरण, रेंज RS 198 से RS 205 और RS 7 का अंतर ब्रेकआउट। RS 205 पर तो टारगेट। RS 205 प्लस RS 7 RS 212 फॉल्स ब्रेकआउट, सबसे बड़ा धोखा। अरुण सर बोले, राहुल याद रखो, ब्रेकआउट सबसे धोखेबाज स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। कई बार प्राइस ऊपर जाता है, ब्रेकआउट लगता है, लोग खरीदते हैं और फिर मार्केट वापस उसी रेंज में आ जाता है। इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। कैसे बचें? ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम जरूरी है, कॉन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। सिर्फ एक स्पाइक नहीं, हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें, वरना एक झांसे में पूरा पोर्टफोलियो उड़ सकता है। राहुल ने सीखा ब्रेकआउट कैसे काम करता है। राहुल ने इस स्ट्रैटेजी को 3 स्टॉक्स पर बैक टेस्ट किया। 1, टाटा मोटर्स 10 दिन तक RS 130 नेक्स्ट 45 की रेंज में था। एक दिन RS 647 पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। राहुल ने RS 649 पर एंट्री ली, टारगेट RS 660 और प्रॉफिट हुआ RS 1100। 2, अदानी पोर्ट्स, रेंज से बाहर निकला लेकिन वॉल्यूम कम था, राहुल ने स्किप किया। 3, रिलायंस, फेक ब्रेकआउट था, राहुल ने एंट्री ली लेकिन SL हिट हो गया, R 700 का लॉस। राहुल की जर्नल में लिखा था, ब्रेकआउट का असली हुनर है धैर्य रखना और सटीक एंट्री करना। इस स्ट्रैटेजी का मनोविज्ञान अरुण सर बोले, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने दिमाग से होती है। कई बार ब्रेकआउट को देखकर लालच हावी हो जाता है, अब भाग जाएगा, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो वॉल्यूम, लेवल और कंफर्मेशन देखकर धैर्य से चलता है। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली? 1, ब्रेकआउट एक मजबूत संकेत होता है जब मार्केट रेंज से बाहर निकलता है। 2, सिर्फ लेवल देखकर ट्रेड मत करो, वॉल्यूम और कॉन्फर्मेशन जरूरी है। 3, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए स्टॉप लॉस का पालन करो। 4, हर स्ट्रैटेजी की तरह ब्रेकआउट भी 100% नहीं काम करता, लेकिन डिसिप्लिन से जीतता है। स्टोरी का अगला पड़ाव। अब राहुल को यह समझ आ गया था कि मार्केट एक चेस गेम है, हर चाल सोच समझकर चलनी होती है। लेकिन अब उसके मन में एक नई जिज्ञासा थी। कभी कभी मैं सही लेवल पकड़ता हूं, फिर भी डर के मारे समय से पहले एग्जिट कर जाता हूं।
इमोशन को कैसे कंट्रोल करूं? तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट। प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल पहले। चैप्टर छोड़। रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट, मुनाफा नहीं, सर्वाइवल पहले। राहुल अब काफी बदल चुका था। कुछ महीने पहले जो लड़का ट्रेडिंग की दुनिया में नए नए कदम रख रहा था, अब वो आत्मविश्वास से भरा हुआ एक स्मार्ट ट्रेंड फॉलोअर बन चुका था। उसने काफी सीखा था। उसकी पहली स्ट्रैटेजी थी मूविंग एवरेज, फिर उसने ब्रेकआउट की दुनिया को खोला था, और अब वो अपने गुरु अरुण सर से एक और अहम सबक लेने वाला था। आज सर का सवाल था, राहुल, अगर तुम कल गलती से सब कुछ गंवा बैठो तो क्या करोगे? राहुल थोड़ा चौंका, फिर सोचते हुए बोला, सर, ऐसा तो नहीं होगा। मैं अपनी रणनीतियों को समझकर ट्रेड करता हूं। अरुण सर मुस्कुराए, ये बहुत अच्छा है कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो, पर असली चुनौती यह नहीं है कि तुम कितना कमा सकते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना नुकसान सह सकते हो बिना अपनी जर्नी को खत्म किए। राहुल थोड़ी देर चुप रहा। सर, आप कह रहे हो कि सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि नुकसान को भी संभालना सीखना चाहिए। अरुण सर ने गंभीरता से कहा, ठीक यही बात है राहुल। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट की। यह तुम्हें केवल मुनाफा नहीं बल्कि सर्वाइवल भी सिखाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, असली जंग। अरुण सर बोले, राहुल, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा रिस्क मैनेजमेंट है। यह तय करता है कि तुम कभी भी बड़ा नुकसान न उठाओ और तुम्हारा ट्रेडिंग करियर लंबा चले। राहुल ने सिर हिलाया और सर ने फिर से समझाना शुरू किया। 1. रिस्क पर ट्रेड। एक छोटा लेकिन जरूरी नियम। अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हें यह तय करना होगा कि एक ट्रेड में तुम कितना जोखिम ले सकते हो। सर ने समझाया, उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे पास RS 1000 का पूंजी है तो तुम्हें तय करना होगा कि एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा RS 2000 का जोखिम ले सकते हो। तो अगर ट्रेड गलत हो जाता है तो तुम्हें पूरी कैपिटल को एक बार में नहीं खोना पड़ेगा। राहुल को यह बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि RS 2000 का रिस्क लेना अच्छा रहेगा, ताकि अगर कुछ गलत हुआ तो जल्दी से रिकवर कर सकूं। 2. स्टॉप लॉस। अपने लिए बॉर्डर सेट करना। अरुण सर बोले, अच्छे ट्रेडर्स हमेशा स्टॉप लॉस का पालन करते हैं। यह तुम्हें मेंटली तैयार करता है कि अगर तुम्हारा ट्रेड गलत होता है तो नुकसान होगा, लेकिन यह तुम्हारे पूरे खाते को खत्म नहीं करेगा। राहुल ने पूछा, सर, स्टॉप लॉस कितने प्रतिशत का होना चाहिए? सर, यह तुम्हारी ट्रेडिंग शैली और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। सामान्यतः 1.2% का स्टॉप लॉस रखना एक अच्छा तरीका है। अगर तुम्हारी कैपिटल RS 1000 है तो एक ट्रेड में तुम्हारा स्टॉप लॉस RS 1000 से RS 2000 तक हो सकता है। 3. पोजीशन साइजिंग। कितना पैसा लगाना सही रहेगा? अरुण सर ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारी कैपिटल RS 1000 है और तुम 10 ट्रेड्स करने का सोच रहे हो, तो पोजीशन साइज ऐसा होना चाहिए कि एक ट्रेड में तुम्हारा नुकसान RS 2000 से ज्यादा ना हो। मतलब, अगर तुम्हें RS 2000 का जोखिम लेना है तो तुम्हें सही से कैलकुलेट करना होगा कि कितने शेयर्स खरीदने चाहिए ताकि स्टॉप लॉस हिट होने पर नुकसान सिर्फ RS 2000 हो। राहुल ने तुरंत समझा, अगर स्टॉक RS 100 का है तो मुझे 20 शेयर्स खरीदने चाहिए ताकि स्टॉप लॉस हिट होने पर RS 2000 का नुकसान हो। सर, बिल्कुल, अब तुम्हारा जोखिम तय हो चुका है और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। माइंडसेट, ट्रेडिंग की मानसिक तैयारी। अरुण सर ने फिर कहा, राहुल, तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी रणनीतियों का नाम नहीं है, यह मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। तुम्हारा माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार होगा। राहुल ने ध्यान से सुना और सर ने शुरू किया। 1. इमोशन कंट्रोल। डर और लालच से बचो। तुमने देखा है कि जब लोग मुनाफा कमाते हैं तो वे खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है वे घबराने लगते हैं। यही वे क्षण हैं जब लोग गलत निर्णय लेते हैं। सर ने समझाया, अगर तुम डर के कारण अपनी पोजीशन जल्दी बेचना शुरू करोगे तो तुम नुकसान करोगे, और अगर तुम लालच के कारण अपनी पोजीशन देर तक रखते हो तो तुम बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हो। राहुल ने इस पर गंभीरता से सोचा, यानी मुझे भावनाओं को काबू में रखना होगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, नुकसान को स्वीकार करना। याद रखो, हर ट्रेड मुनाफा नहीं लाता।
अगर तुम यह मानोगे कि तुम हमेशा जीत नहीं सकते तो तुम ट्रेडिंग को सही नजरिए से देख पाओगे। अरुण सर, सिर्फ यह समझना कि लॉस एक हिस्सा है, यही असली ट्रेडर को दूसरों से अलग बनाता है। राहुल अब अपनी मानसिक स्थिति को समझ चुका था। अगर मैं नुकसान सहन कर सकता हूं तो ही मैं बड़ी जीत हासिल कर पाऊंगा। राहुल की जर्नी, मस्तिष्क और कैपिटल का बैलेंस। राहुल अब जानता था कि जोखिम नियंत्रण और मानसिक संतुलन उसका सबसे मजबूत हथियार बनने वाला था। उसने हर दिन ट्रेडिंग करने से पहले अपने मन को तैयार किया और जब भी उसे नुकसान हुआ उसने इसे एक सीख के रूप में लिया। वो अब ट्रेडिंग को सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं समझता था, बल्कि सर्वाइवल का एक तरीका समझता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना कमाया या कितना खोया, महत्वपूर्ण यह है कि मैं बिना टूटे इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं। इस चैप्टर से क्या सीखा? 1. रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही जोखिम में डालो। 2. स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग की आदत डालो। यह तुम्हें मानसिक और वित्तीय रूप से सुरक्षित रखेगा। 3. इमोशन कंट्रोल को मास्टर करो। डर और लालच से बचकर सही फैसले लो। 4. लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। नुकसान के साथ समझौता करोगे तो हमेशा जीतोगे। अगला पड़ाव, क्या ट्रेडिंग से बोरियत आ सकती है? राहुल अब यह जान चुका था कि सफलता सिर्फ रणनीतियों में नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी और जोखिम में संतुलन बनाए रखने में है। लेकिन अब एक नया सवाल उसके दिमाग में था। क्या जब मार्केट में रेंज हो तब मुझे हर दिन ट्रेड करने की आदत छोड़ देनी चाहिए? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मार्केट कंडीशंस और जब ट्रेडिंग से बोरियत आने लगे। चैप्टर 5, जब मार्केट थम जाता है, ट्रेड न करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। राहुल सुबह सुबह चार्ट्स पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसके हाथ में कॉफी थी, लेकिन आंखें थकी हुई। पिछले 6 दिन से न कोई ब्रेकआउट आया था, न कोई ट्रेंड चला। मार्केट एक छोटे से दायरे में ऊपर नीचे झूल रहा था। राहुल बड़बड़ाया, कोई तो ट्रेड मिल जाए, कुछ तो हो। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं राहुल, कभी कभी ना करना ही सबसे बड़ा ट्रेड होता है। वो थे अरुण सर, हमेशा की तरह समय पर और सटीक। बिना ट्रिगर के ट्रेड नहीं, ट्रेडर का ब्रह्म वाक्य। राहुल सर, मुझे लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूं। कोई बड़ा मूव आएगा और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा। अरुण सर मुस्कुराए। यही डर हर नए ट्रेडर का दुश्मन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। लेकिन याद रखो, ट्रेडिंग में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, लेकिन सही दिन पर सही ट्रेड करना जरूरी होता है। मार्केट की 3 अवस्थाएं, फेजेस। अरुण सर ने बोर्ड पर 3 शब्द लिखे। 1. ट्रेंडिंग मार्केट, चलती हुई लहर। 2. रेंजिंग मार्केट, एक ही जगह घूमती लहर। 3. वॉलेटाइल मार्केट, बिना दिशा की तूफानी लहर। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें समझना होगा कि हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट में काम नहीं करती। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में चमकती है, वैसे ही रेंजिंग मार्केट में वो फंस भी सकती है। राहुल की गलती। जब उसने रेंजिंग मार्केट में ट्रेड किया, एक दिन राहुल ने देखा कि इन्फोसिस पिछले 10 दिनों से आर्स जॉर्डन 95 के बीच घूम रहा है, बिना वॉल्यूम, बिना ब्रेकआउट के। उसने सोचा, चलो थोड़ा रिस्क लेते हैं, शायद इस बार ऊपर भाग जाए। लेकिन हुआ क्या? प्राइस RS 1496 गया और अगले ही घंटे RS 1482 वापस गिर गया। राहुल ने स्टॉप लॉस लगाया था, फिर भी RS $18 का नुकसान हुआ। उस दिन राहुल की जर्नल में पहली बार लिखा था, बिना ट्रिगर के ट्रेड किया, सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए, और नुकसान हुआ। हर दिन ट्रेड करना क्यों खतरनाक है? अरुण सर। राहुल, सोचो, अगर एक डॉक्टर हर मरीज को एक ही दवाई देने लगे तो क्या होगा? वैसे ही अगर एक ट्रेडर हर दिन ट्रेड करता है, चाहे सेटअप हो या नहीं, वो जुआ खेल रहा है। राहुल, तो सर, क्या मुझे सिर्फ तभी ट्रेड करना चाहिए जब मेरा सेटअप पूरी तरह से सामने आए? सर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यही प्रोफेशनल अप्रोच है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन कमाता नहीं है, लेकिन हर दिन जोखिम से बचता है। नो ट्रेड डे, मनी सेव डे। अरुण सर ने एक स्लाइड दिखाई जिसमें लिखा था, 1 wrong trade, shed Rs 2000 loss, 5 wrong trades, week, shed Rs 10,000 loss। अगर सिर्फ 2 अच्छे ट्रेड्स पकड़े तो एक हफ्ते में RS 5000 प्लस का फायदा हो सकता है। इसका मतलब हुआ, नो ट्रेड डे,
असल में एक स्मार्ट ट्रेडिंग डे है। राहुल की नई आदत, ट्रेडिंग चेकलिस्ट। अब राहुल हर सुबह चार्ट देखने से पहले अपनी ट्रेडिंग चेकलिस्ट खोलता था। 1. क्या ट्रेंड क्लियर है? हाँ, नहीं। 2. क्या वॉल्यूम सपोर्ट करता है? 3. क्या ब्रेकआउट कैंडल क्लियर है? 4. क्या रिस्क रिवॉर्ड 1.2 से ऊपर है? 5. क्या मन में फोमो या डर है? अगर इनमें से कोई जवाब नहीं आता तो वो उस दिन ट्रेड नहीं करता। मार्केट तो हर दिन खुलेगा, मैं नहीं। राहुल अब जान चुका था, अगर मैं हर दिन एक्सपोज हो गया तो मार्केट मुझे खा जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ उस दिन एंट्री लूं जब सेटअप मेरे फेवर में हो तो मैं टिकूंगा और जीतूंगा। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? 1. हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, टाइम पास नहीं। 2. रेंजिंग और अनकन्फर्म्ड मार्केट में ट्रेड न करना भी एक स्ट्रैटेजी है। 3. फोमो से लड़ो, डिसिप्लिन से चलो, मुनाफा बाद में आएगा लेकिन पूंजी पहले बचानी है। 4. ट्रेडिंग जर्नल और चेकलिस्ट से क्लैरिटी आती है। सोच समझकर किया गया ट्रेड सही रिजल्ट देता है। स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब राहुल न सिर्फ ट्रेड करना जान चुका था बल्कि ट्रेड न करना भी समझ चुका था, लेकिन अब वो एक नई स्ट्रैटेजी की तलाश में था, कुछ ऐसी जो खास तौर पर वॉलेटाइल मार्केट्स में काम करे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे रिवर्सल स्ट्रैटेजी, जब बाजार यू टर्न लेता है। चैप्टर 6, रिवर्सल स्ट्रैटेजी। जब मार्केट यू टर्न लेता है, राहुल अब पहले जैसा नया नया ट्रेडर नहीं रहा था। अब वो अपने ट्रेड सोच समझकर करता था, सेटअप का इंतजार करता था, और सबसे जरूरी, जब मार्केट थमा होता तो आराम से बैठ जाता। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था और राहुल ने सोचा कि ये एक ब्रेकआउट है। उसने तेजी में खरीदी की और अगले ही घंटे मार्केट ने उल्टा मोड़ लिया, एक दमदार रिवर्सल। राहुल का स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो घबरा गया। ये क्या था? मैंने तो ब्रेकआउट देखा था, फिर ये अचानक गिरावट क्यों? अरुण सर मुस्कुराए और बोले, राहुल, आज हम बात करेंगे रिवर्सल स्ट्रैटेजी की, यानी जब मार्केट अचानक अपनी दिशा बदलता है। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल मतलब जब मार्केट एक दिशा में चल रहा हो, जैसे ऊपर की ओर, और अचानक दूसरी दिशा नीचे की ओर मुड़ जाए, या फिर इसके उलट। टाइप्स ऑफ रिवर्सल। 1. बुलिश रिवर्सल, गिरते मार्केट का ऊपर मुड़ना। 2. बेरिश रिवर्सल, चढ़ते मार्केट का नीचे गिरना। अरुण सर ने कहानी सुनाई, यू टर्न वाली गाड़ी। मान लो राहुल, एक गाड़ी हाईवे पर तेजी से चल रही है। अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है और यू टर्न ले लेता है। अब पीछे आ रही गाड़ियां अगर चौकस नहीं हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। मार्केट भी वैसा ही है। अगर तुम समय रहते पहचान लो कि गाड़ी यानी ट्रेंड यू टर्न लेने वाला है, तो तुम बाकी लोगों से पहले सही दिशा पकड़ सकते हो। राहुल मुस्कुरा दिया। मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग असल में सबसे तेज सोचने वालों की गेम है। रिवर्सल को कैसे पहचाने? पेंट कैंडलस्टिक सिग्नल्स। ए, हैमर, बुलिश रिवर्सल। जब एक लंबे लो के साथ छोटी बॉडी वाली कैंडल नीचे बनती है, यह दर्शाता है कि बिकवाली हुई थी, लेकिन खरीदारों ने वापस कंट्रोल ले लिया। उदाहरण, इन्फोसिस R50 से गिरता है। एक दिन हैमर बनता है R50 पर। अगले दिन ग्रीन कैंडल, संकेत है कि अब यह ऊपर जा सकता है। बी, शूटिंग स्टार, बेरिश रिवर्सल। ऊपर की ओर लंबी टेल लेकिन बॉडी छोटी, मतलब बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। 2. वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। अरुण सर, अगर रिवर्सल कैंडल के साथ वॉल्यूम बढ़ा हो तो यह रिवर्सल मजबूत माना जाता है। बिना वॉल्यूम के रिवर्सल अक्सर नकली होते हैं। राहुल नोट करता गया। 3. RSI डाइवर्जेंस। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे आ रहा है, यह एक बेरिश डिवर्जेंस है। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ताकत नहीं बची, कभी भी गिरावट आ सकती है। रिवर्सल स्ट्रैटेजी का सेटअप अरुण सर ने बताया कि राहुल अब एक सिंपल रिवर्सल स्ट्रैटेजी अपना सकता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड। 8. प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर होना चाहिए। 2. रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, जैसे हैमर या शूटिंग स्टार। 3. RSI डाइवर्जेंस हो या वॉल्यूम में तेजी से बदलाव दिखे। 4. कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल पर एंट्री लें, ब्रेक ऑफ हाई लो। 5. स्टॉप लॉस लगाएं, पैटर्न के नीचे ऊपर। 6. टारगेट, रिस्क, रिवॉर्ड।
कम से कम 1.2 रखें। राहुल का पहला सफल रिवर्सल ट्रेड। एक दिन राहुल ने देखा कि रिलायंस RS20 800 से गिरकर RS26 70 तक आ गया है। एक हैमर कैंडल बनी RSI 30 के आसपास था, वॉल्यूम में बढ़त थी। अगली कैंडल ने हैमर का हाई तोड़ा। राहुल ने RS26 85 पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस RS26 85 पर और टारगेट RS27 30 लगाया। 2 दिन में टारगेट हिट, RS4500 का प्रॉफिट। राहुल ने जर्नल में लिखा, पहली बार रिवर्सल स्ट्रैटेजी से ट्रेड किया, सटीक और डिसिप्लिन के साथ। इस स्ट्रैटेजी में क्या सावधानी रखें? 1. हर रिवर्सल सच्चा नहीं होता, कंफर्मेशन जरूरी है। 2. फोमो में जल्दी एंट्री ना लें, पूरा सेटअप बनने दें। 3. स्टॉप लॉस के बिना रिवर्सल ट्रेड खतरे से खाली नहीं। 4. ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। कैपिटल को बचाओ। इस चैप्टर से क्या सीखा? 1. रिवर्सल पहचानना एक आर्ट है। ये तेजी से सोचने और धैर्य रखने वालों का खेल है। 2. रिवर्सल सिग्नल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, RSI डाइवर्जेंस और वॉल्यूम एनालिसिस से मिलते हैं। 3. कॉन्फर्मेशन के बिना रिवर्सल ट्रेड ना करें। 4. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाए रखें और हर बार स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टोरी अभी बाकी है। राहुल अब समझ चुका था कि सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना काफी नहीं, कभी कभी ट्रेंड के उलट सोचने वाले ही सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब वो एक ऐसे टूल की तलाश में था जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का संकेत दे, जिससे वो रिवर्सल को और जल्दी पकड़ सके। चैप्टर 7, RSI, ट्रेडिंग का झूला और पेंडुलम। राहुल अब ट्रेडिंग की कई परतों को समझ चुका था, कभी ब्रेकआउट, कभी नो ट्रेड डे, कभी रिवर्सल। लेकिन एक चीज जो उसे अब भी कंफ्यूज करती थी वो था मोमेंटम। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन कब थकेगा, कब वो गिरने लगेगा और कब गिरता स्टॉक फिर से उठेगा? उसे जवाब मिला 3 अक्षरों में, RSI। RSI क्या होता है? एक दिन अरुण सर ने राहुल को बुलाया और बोर्ड पर लिखा RSI खैरोमा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फिर बोले, यह एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट, बहुत खरीदा गया है, या ओवरसोल्ड, बहुत बेचा गया। झूले की कहानी, ओवरबॉट वर्सेस ओवरसोल्ड। अरुण सर ने एक झूले, स्विंग, का उदाहरण दिया। मान लो एक झूला ऊपर की ओर जा रहा है और एक पॉइंट पर वो खुद ही रुक जाता है, क्योंकि अब उसकी रफ्तार थम चुकी होती है। वहीं से वो नीचे आने लगता है। यही होता है ओवरबॉट से रिवर्सल। राहुल मतलब RSI ये बताता है कि झूला अब अपने टॉप या बॉटम पर है? सर बिल्कुल, और वहीं से या तो हमें एंट्री मिल सकती है या एग्जिट का टाइम। RSI की स्केल कैसे काम करती है? RSI का रेंज होता है 0 से 100 के बीच। अगर RSI 70 से ऊपर है, ऑनएंस ओवरबॉट, 30 से नीचे है, ऑनएंस ओवरसोल्ड। सिंपल रूल, 70 के ऊपर बेचने की सोचो, 30 के नीचे खरीदने की। लेकिन अरुण सर ने कहा, रूल से ज्यादा जरूरी है कंटेक्स्ट समझना। हर बार RSI 70 पर गया तो बेच नहीं सकते। राहुल की पहली RSI गलती, कंटेक्स्ट की अनदेखी। एक बार राहुल ने देखा कि अदानी एंटरप्राइज का RSI 74 था। उसने बिना सोचे सेल कर दिया, सोचकर कि ये अब गिर जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, स्टॉक और ऊपर गया, RSI 84 तक। राहुल को बड़ा नुकसान हुआ। लेसन, RSI ओवरबॉट दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस वहीं से गिरेगा। कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। प्राइस कौन से ट्रेंड में है? क्या वॉल्यूम सपोर्ट करता है? क्या कोई डाइवर्जेंस है? RSI डाइवर्जेंस, छिपे हुए संकेत। डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस और RSI अलग अलग दिशा में चलते हैं। टाइप्स 1. बेरिश डाइवर्जेंस, प्राइस नई ऊंचाई पर, लेकिन RSI उससे नीचली ऊंचाई बना रहा है, संकेत कि बायर्स थक रहे हैं। 2. बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस नई नीचाई पर, लेकिन RSI ऊपर उठ रहा है, संकेत की सेलिंग कम हो रही है। RSI स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप प्लान। अब अरुण सर ने राहुल को एक सिंपल RSI ट्रेडिंग प्लान दिया। बाय सेटअप 1. स्टॉक एक सपोर्ट पर हो। 2. RSI 30 ओवरसोल्ड। 3. बुलिश डाइवर्जेंस या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, छोर, वॉल्यूम बढ़ रहा हो। 5. एंट्री कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद। 6. SL रीसेंट स्विंग लो। 7. टारगेट रिस्क रिवॉर्ड ऑन 1.2 या उससे अधिक सेल सेटअप। 1. स्टॉक रेजिस्टेंस पर हो। 2. RSI 70 ओवरबॉट। 3. बेरिश डाइवर्जेंस या शूटिंग स्टार पैटर्न। 4. वॉल्यूम गिर रहा हो। 5. एंट्री ब्रेकडाउन कैंडल के बाद। 6. SL रीसेंट हाई।
7 टारगेट गेन पॉइंट टू रेशियो, राहुल की सफलता RSI प्लस रिवर्सल का मेल। एक दिन राहुल ने देखा कि टाटा मोटर्स गिरते गिरते RSI 925 पर आ चुका है। RSI और 928 से एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी। वॉल्यूम में तेजी, RSI ने पिछले लो से ऊपर नया लो बनाया, बुलिश डाइवर्जेंस। राहुल ने RSI 928 पर एंट्री ली। SL RSI 951 और टारगेट RSI 955। 2 दिन में टारगेट हिट, RSI और चोरंजॉन का मुनाफा। RSI में आम गलतियां: 1 RSI को अकेले यूज करना, कॉन्टेक्स्ट न देखना। 2 सिर्फ 30 और 70 के आंकड़ों पर भरोसा करना। 3 डाइवर्जेंस का ओवर इंटरप्रिटेशन करना। 4 ट्रेंडिंग मार्केट में RSI को रिवर्सल इंडिकेटर मानना, जो खतरनाक हो सकता है। एडवांस टिप: RSI प्लस मूविंग एवरेज कॉम्बो। अरुण सर ने बताया कि RSI को और मजबूत बनाने के लिए लोग मूविंग एवरेजेस के साथ यूज करते हैं। अगर RSI 88 है और स्टॉक 200 EMA के पास है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन। अगर RSI 70 है और स्टॉक रेजिस्टेंस पर है, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल। इस चैप्टर से क्या सीखा? पेन, RSI एक ताकतवर इंडिकेटर है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बिना अधूरा है। 2 ओवरबॉट सेल, ओवरसोल्ड बाय, सिचुएशन को समझो। 3 डाइवर्जेंस से बड़े रिवर्सल पकड़े जा सकते हैं। 4 RSI को कैंडलस्टिक, वॉल्यूम और ट्रेंड के साथ मिलाओ, तभी सटीक ट्रेड मिलेगा। स्टोरी अभी बाकी है। राहुल अब RSI के साथ रिवर्सल और ब्रेकआउट को जोड़कर एक प्रोफेशनल सिस्टम बना रहा था, लेकिन अब वो सीखना चाहता था मल्टीपल इंडिकेटर्स को कैसे कंबाइन करें एक सुपर स्ट्रैटेजी में। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, जब कई संकेत एक ही दिशा दिखाते हैं। चैप्टर 8 कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, जब कई संकेत एक ही दिशा दिखाते हैं। राहुल अब पहले जैसा ट्रेडर नहीं रहा था। अब वो ब्रेकआउट को पहचानता था, रिवर्सल को पकड़ना जानता था और RSI के जरिए मार्केट के मूड को पढ़ लेता था। लेकिन फिर भी एक सवाल हर दिन उसे परेशान करता। कभी कभी RSI सही होता है पर प्राइस फेल हो जाता है, कभी ब्रेकआउट होता है पर वॉल्यूम नहीं आता, तो भरोसा किस पर करूं? एक दिन अरुण सर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों ना सारे अच्छे संकेतों को मिलाकर एक ही दिशा में चलें। इसीलिए आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी की। कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी क्या है? कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिकेटर्स, लेवल्स या पैटर्न एक साथ एक ही दिशा का संकेत दें। अरुण सर ने समझाया, मान लो तुम रास्ता ढूंढ रहे हो। एक बोर्ड कहता है आगे जाओ, फिर एक गूगल मैप भी कहता है आगे जाओ, और एक लोकल आदमी भी यही कहता है। अब तुम श्योर हो जाओगे ना? राहुल, मतलब जब ट्रेडिंग में भी RSI, सपोर्ट, कैंडलस्टिक और वॉल्यूम एक साथ बाय कहें, तभी स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल बनता है? सर, एग्जैक्टली। कॉन्फ्लुएंस कैसे काम करता है? सिनारियो 1 बाइंग सेटअप, बुलिश कॉन्फ्लुएंस। मान लो स्टॉक गिर रहा है और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ गया है। RSI ओवरसोल्ड, RSI 30 हो गया है। एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जैसे हैमर, और वॉल्यूम में अचानक उछाल आया है, तो ये सारे संकेत मिलकर एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय ट्रेड का मौका बनाते हैं। कहानी राहुल का जैकपॉट ट्रेड। राहुल ने देखा कि HDFC बैंक RS 1460 से गिरकर RS 1395 तक आ चुका है। अब क्या हुआ? ए, RS 1390 पर एक पुराना सपोर्ट लेवल था। 2 RSI आया 28 पर। 3 एक बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। 4 और वॉल्यूम में जबरदस्त तेजी। राहुल ने RS 1400 पर बाय किया। SL RS 39 पेव, टारगेट RS 1440, 3 दिन में टारगेट हिट, RS 8000 का मुनाफा। एक अकेला सिग्नल कभी भरोसेमंद नहीं होता, लेकिन जब कई इंडिकेटर्स एक ही दिशा दिखाएं, तब वो बना देता है कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी के तत्व: 1 प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल। सबसे पहला है, ये फाउंडेशन है, बाकी इंडिकेटर्स तो सिर्फ कॉन्फर्मेशन है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डोजी, हैमर, एंगल्फिंग, ये रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का संकेत देते हैं। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, कहां बन रहा है, किस ट्रेंड में बन रहा है। 3 RSI इंडिकेटर्स, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, ये स्ट्रेंथ और मोमेंटम को नापते हैं। अकेले कमजोर लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ताकतवर। 4 वॉल्यूम, हर ब्रेकआउट और रिवर्सल को वैलिडेट करता है। बिना वॉल्यूम के कोई सिग्नल अधूरा है। कॉन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी, स्टेप बाय स्टेप सेटअप। बुलिश कॉन्फ्लुएंस सेटअप: 1 प्राइस सपोर्ट लेवल पर हो। 2 RSI 30 या बुलिश डाइवर्जेंस हो। 3 बुलिश कैंडलस्टिक बने। 4 वॉल्यूम बढ़ता दिखे। 5
एंट्री कॉन्फर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर। 6 SL रिसेंट स्विंग लो। 7 टारगेट रिस्क रिवॉर्ड 1.2 या 1.3 बेरिश कॉन्फ्लुएंस सेटअप 1 प्राइस रेजिस्टेंस पर हो। 2 RSI सेप्टर या बेरिश डिवर्जेंस हो। 3 बेरिश कैंडलस्टिक बने जैसे शूटिंग स्टार। 4 वॉल्यूम घटता हुआ या सडनली गिरता हो। 5 एंट्री ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे। 6 SL रीसेंट स्विंग हाई। 7 टारगेट रिस्क रिवॉर्ड इंगबेन पॉइंट 2 या 1 राहुल की गलती ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। एक दिन राहुल को लगा कि वो अब हर ट्रेड जीत सकता है। उसने सिर्फ RSI और एक एनगल्फिंग पैटर्न देखकर बाई कर लिया, बिना सपोर्ट देखे, बिना वॉल्यूम चेक किए। नतीजा स्टॉप लॉस हिट हो गया। RS37 का नुकसान। अरुण सर बोले, कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी का मतलब हर बार चारों कंडीशन पूरी हो। एक भी कड़ी कमजोर हो तो पूरी स्ट्रैटेजी टूट सकती है। कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी के फायदे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं। फेक ब्रेकआउट से बचाव होता है। इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती। सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड एंट्री मिलती है। कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी में क्या ध्यान रखें? वोक इंडिकेटर्स को ओवरलोड मत करो। सिर्फ 3 या 4 सिग्नल्स काफी हैं। 2 हर बार सिग्नल परफेक्ट नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट समझो। 3 रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। SL के बिना नो ट्रेड। 4 कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क समझो। राहुल का नोटबुक में आखिरी लाइन, अब मैं किसी एक सिग्नल पर भरोसा नहीं करता, मैं सिग्नल की संगत पर भरोसा करता हूं, क्योंकि जब सारे संकेत मिलते हैं तभी असली दिशा मिलती है। इस चैप्टर से क्या सीखा? 1 कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, मतलब जब कई इंडिकेटर्स एक ही बात कहें। 2 अकेले RSI प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक कमजोर हो सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर ताकतवर हो जाते हैं। 3 वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल्स, ये 3 मिल जाएं तो एंट्री करना आसान हो जाता है। 4 डिसिप्लिन्ड और फिल्टर्ड एंट्री से विन रेशियो बेहतर होता है। स्टोरी अभी बाकी है। राहुल अब एक स्मार्ट ट्रेडर बन चुका था, लेकिन अब वो जानना चाहता था, अगर मैं 2-3 इंट्राडे ट्रेड ही चुनूं पूरे दिन में, तो कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेहतर है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, तेज और सटीक एंट्री का विज्ञान। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के वो जरूरी सबक, जिन्होंने राहुल को एक इमोशन ड्रिवन ट्रेडर से एक लॉजिक बेस्ड और सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद की। हर स्ट्रैटेजी के पीछे की साइकोलॉजी, हर गलती से मिलने वाला सीख। शायद कहीं ना कहीं आपने भी राहुल में खुद को देखा होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली बदलाव तो चैप्टर 9 से शुरू होता है, जहां राहुल अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को फाइन ट्यून करता है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझता है और पहली बार रियल कॉन्फिडेंस महसूस करता है। तो अगला भाग पार्ट 2 लेकर आएगा चैप्टर 9 से आगे की वो जरूरी कहानियां जो आपको एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडर की सोच सिखाएंगी। अगर आपने अब तक सीखा है कुछ नया, तो अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला भाग मिलते ही आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां राहुल की कहानी और आपकी ट्रेडिंग की सोच दोनों ही लेवल अप होने वाले हैं।